प्रीति तुम कैसी बात कर रही हो? ये शांति निकेतन है और शांति निकेतन में शांति रहती है, और तुम हो कि आते ही तहलका मचाने लग गई। अब तहलका को लेकर आए हो तो तहलका तो मचेगा ही ना। ये प्रीति थी, और कौन वो किसे कैसे जवाब दे रही थी। शांति उस लड़की को चुप करवा रही थी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। ये कहानी है शांति निकेतन की, जहाँ हर समय शांति ही रहा करती थी। विकास अब शादी लायक हो चुका था, बस इसी पर घर में चर्चा चल रहा था। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे, सिवाय विकास के, क्योंकि वो तो कहीं बाहर गया हुआ था। मोहन, हमारा विकास ना बड़ा हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना अपने बेटे के हाथ पीले कर देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ, अगर आप विकास की शादी की सोच रही हो तो जाहिर सी बात है आप अच्छा ही सोच रही होगी। इसमें मेरे सोच विचार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, एक बार हमें देवर जी से भी पूछ लेना चाहिए। आजकल जमाने में ना माँ बाप से पहले बच्चे अपनी पसंद के बारे में सोचते हैं। शायद से देवर जी को कोई और पसंद होगी। बहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? मैंने मेरे बच्चों को ऐसी सीख नहीं दी है कि वो बाहर किसी लड़की से मिले या मोहब्बत वगैरह करे। मेरा बेटा विकास उसी से शादी करेगा जिससे मैं कहूँगी। क्योंकि शांति निकेतन में सिवाय शांति के किसी और की नहीं चलती थी, इसीलिए रुचि भी चुप हो जाती है। अगले 2 दिन बाद जब विकास घर आता है तो शांति अपने बेटे के पास बैठती है। विकास बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तेरे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है तो क्या तुम मुझसे बात कर सकता है? नेकी और पूछ पूछ। अरे माँ, आप भी ना कैसी बात करती हो? अरे एक बेटे के पास अपनी माँ के लिए समय नहीं होगा तो किसके लिए समय होगा? बताइए, क्या बात करनी थी? बेटा, तेरी उम्र हो चली है और तेरी बढ़ती उम्र को देख मैं तेरे हाथ पीले करने की सोच रही हूँ, ताकि तुझ पर जिम्मेदारी आए, तू भी घर बसाने लायक हो जाए। मैंने एक लड़की का रिश्ता देखा है, मैं उसकी फोटो यहाँ टेबल पे रख के जा रही हूँ। तू देख लियो और मुझे आराम से कल सुबह अपना डिसीजन बता दियो। माँ, ये क्या किया आपने? आपने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया? अरे आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। पूछना तो छोड़ो, एक बार बताना तो चाहिए था। बेटा, हमारे घर में ना शादी के लिए पूछा नहीं जाता है, सीधे शादी कर दी जाती है। तो ये फोटो देख लेना और अपना डिसीजन बता देना मुझे कल तक कि तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। माँ, आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही ना पुराने जमाने की है, और उस जमाने के साथ ये सोच भी खत्म हो चुकी है। माँ, मेरी बात मानिए, अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लीजिए आप, क्योंकि आपकी सोच ना बहुत पुरानी है। और ये सब करने से पहले आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और शादी भी करूंगा तो उसी से करूंगा और किसी से नहीं। विकास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मानो शांति के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए? अरे तुझे बचपन में पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तूने एक पल में ही अपनी माँ को पराया कर दिया। कल की आई लड़की के सामने तूने अपनी माँ की ममता को ठुकरा दिया। अरे माँ, ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विकास आगे से कुछ बोल पाता इससे पहले शांति रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से रोता देखकर विकास अपनी माँ के पीछे जाता है और दरवाजा खटखटाता है। माँ, दरवाजा खोलिए। ये बच्चों जैसी हरकत करना बंद कीजिए, बच्ची नहीं है आप। माँ, दरवाजा खोलो। विकास के शोर से अब विकास का भाई और उसकी भाभी भी आ जाते हैं, जहाँ रुचि खिड़की से देखती है कि शांति फांसी लगाने की तैयारी कर रही है। हे भगवान, मोहन जी, देवर जी, देखिए ना माँ जी क्या कर रही है यहाँ पे। छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे मुझे। ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है जिसमें अपने बच्चे अपनी माँ को उल्टा जवाब दे रहे हो। लेकिन माँ, क्या हुआ? आप इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रही हो? ये चीज मुझसे नहीं बल्कि अपने भाई से पूछ। अरे शांति निकेतन में भी कभी ऐसी आवाज नहीं उठाई, लेकिन तेरे भाई की वजह से आज इस घर में शोर हो रहा है। मोहन अब अपने भाई से बात पूछता है, जिस पर विकास उसे सारी बात बता देता है और वो वहाँ से चला जाता है। देख रहा है मोहन, देख रहा है नस का बर्ताव। अरे पता नहीं कौन से कल मुही ने मेरे बेटे पे जादू करवा दिया है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं विकास से बात करूंगा।
मोहन अब विकास के पास जाता है और उसे समझाता है। विकास, माँ की बात मान जा। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। अगर माँ ने तेरे लिए लड़की पसंद करी है तो जाहिर सी बात है वह लड़की अच्छी होगी। मेरे और रुचि की जोड़ी देख ले। पहले मैं भी तो किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन माँ नहीं मानी और मेरी शादी रुचि से हुई। लेकिन रुचि अच्छी है ना, उसने घर को जोड़ के रखा। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तू उस माँ को इतने सारे दुख क्यों दे रहा है? आखिर तू उस माँ की बात क्यों नहीं मान लेता है? ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। मैं माँ की बात मानकर शादी करूंगा। लेकिन भैया, मैं खुश रहूंगा, ये उम्मीद मत रखना आप लोग मुझसे। इतना बोलकर विकास वहां से अपनी माँ के पास जाता है और इस शादी के लिए हाँ कर देता है। देखते ही देखते बहुत जल्द विकास की शादी प्रीति नाम की लड़की से हो जाती है। शांति अपनी बहू बेटे का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद विकास अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है। जैसे ही प्रीति घर पर अपना पहला कदम रखती है तो वह अपने सर से दुपट्टा हटाकर बोलती है, हे भगवान, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी, आपको इस साड़ी में गर्मी नहीं लग रही क्या? जेठानी जी, आप जल्दी से मुझे मेरा कमरा बताइए, तो इस गर्मी में ये लहंगा और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रीति की बात सुनकर रुचि उसको कमरा दिखाती है और प्रीति जल्दी से लहंगा खोलकर उसके नीचे पहने हुए छोटे कपड़ों में बाहर आ जाती है, जहाँ सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बहू, ये क्या तरीका है? तेरी शादी की पहली रात तक नहीं गुजरी है और तूने ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना शुरू कर दिया। माँ जी माफ करना, लेकिन मैं साड़ी या फिर सूट नहीं पहन सकती, क्योंकि ढके हुए कपड़ों से मुझे रिएक्शन हो जाता है और मुझे इचिंग होती है। अरे लेकिन जब तेरी फोटो आई थी तो तूने साड़ी से खुद को अच्छे से ढक रखा था, फिर ये क्या है? उफ, फिर से वही मेलोड्रामा मम्मी जी। मैं आपको पहली बार और आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद मुझे ये दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक वैसे ही आपने मेरे पहनावे से और मेरे रूप रंग से मुझे पसंद तो कर लिया। आपने मुझे जानने की कोशिश नहीं की। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या सच में मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ या नहीं। आपने तो बस फोटो देखी और मुझसे अपने बेटे की शादी करवा दी। वो साड़ी मैंने आप लोगों को फोटो देने के लिए क्लिक करवाई थी, वरना मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं साड़ी पहनूं या फिर सूट पहनूं। प्रीति, तुम कैसी बात कर रही हो? ये शांति निकेतन है और शांति निकेतन में शांति रहती है, और तुम हो कि आते ही तहलका मचाने लग गई। अब तहलका को लेकर आए हो तो तहलका तो मचेगा ही ना। इतना बोलकर प्रीति शादी के बाद वाली रस्मों को पूरा करते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। लेकिन ये सब देखकर शांति समझ चुकी थी कि जो सच दिखता है वो सच नहीं होता। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। आज मुझे एहसास हो रहा है, काश मैंने अपने बेटे की बात सुन ली होती। काश मैंने मेरे बेटे की शादी उससे करवाई होती जिससे वो चाहता है, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं आपको समझा रहा था तब तो आपको समझ में नहीं आया, और अब कोई फायदा नहीं है माँ, अब तो आप ही झेलो इसको। इतना बोलकर विकास वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ प्रीति छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं करती है, बल्कि कोई उसे कुछ कहता तो वो उसे उल्टा जवाब देती। यही देखकर शांति परेशान हो जाती है, पर अब वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से जो करवाई थी। बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद अंजू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी नई माँ के कहने पर उसके पापा योगेश उसे अपनी माँ रामरती के पास छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। अंजू की दुनिया उसकी दादी में बसी थी। बीतते समय के साथ अंजू की दादी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। अब अंजू 18 साल की हो जाती है। एक सुबह जब वो घास का गट्ठर लिए घर आती है तो उसे बढ़िया खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू, लगता है दादी ने कुछ खास बनाया है। दादी, दादी, आ गई शैतान। ये बता, घास लाने गई थी या उगाने, जो इतनी देर लग गई तुझे? दादी, मैं क्या करती, कंचन और गुंजन मुझे जबरदस्ती रामू काका के बाग से
अमरूद तोड़ने के लिए ले गई, तो बस उसी चक्कर में देरी हो गई। वैसे ये क्या बनाया है आपने दादी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बड़ी तेज है ना तेरी नाक तो, खुद ही बता मुझसे क्या पूछ रही है। खुशबू से तो लग रहा है आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है। सीक्रेट रेसिपी क्या कह रही है? ओहो दादी, थोड़ी भी अंग्रेजी की समझ नहीं है आपको? अंग्रेजी की नानी, मैंने कड़ी और जीरा चावल बनाए हैं, मुंह हाथ धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रामरती दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और वो गर्म गर्म कड़ी चावल ही खाने लगती है। तो उसकी दादी उसे पानी देती है। अरे अरे आराम से बिटिया, खाना गर्म है, मुंह जल जाएगा। दादी मुंह तो नहीं जला, लेकिन स्वाद आ गया। आहा, क्या स्वादिष्ट कड़ी बनी है। आप चावल छोड़कर मैं ये कड़ी ही पीऊंगी। बस कर, जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तू हमेशा यही कहती है, अब धीरे धीरे खा, तेरा खाना कोई और नहीं खाएगा। सच में दादी, आखिर आप इतनी स्वादिष्ट कड़ी इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो? मुझे भी इसकी रेसिपी मतलब विधि बताओ ना। हाँ हाँ बताऊंगी, जब तू शहर जाएगी ना अपने पापा के साथ रहने, तब जरूर बताऊंगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर अंजू का खिलखिलाता चेहरा उदास पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अचानक दुखी देखकर रामरती प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू अचानक से रोने क्यों लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। माँ के चाहते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे रे, ऐसा नहीं कहते बिटिया, भले ही तुझे मैंने पाला हो, लेकिन तेरे पापा को हमेशा तेरी फिक्र रहती है। समय समय वो फोन करके तेरा हाल चाल लेता रहता है। हाँ, लेकिन कभी मुझसे मिलने गाँव आने का भी नहीं सोचा। बिटिया, माँ बाप जो भी करते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। चल अब तू रोना बंद कर, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो, फालतू में रोने के चक्कर में मैं इतने स्वादिष्ट खाने को भूल ही गई। अंजू की दादी उसके आंसू पोंछती है। गांव में अंजू अपनी दादी के साथ खुश थी, तो वहीं उसका पिता योगेश भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ शहर में चैन की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतता है और बढ़ती उम्र के साथ अब रामरती की तबीयत खराब रहने लगती है। अंजू उसकी बहुत सेवा और देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दादी का स्वर्गवास हो जाता है और अंजू के पिता योगेश उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अंजू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, अगर आप कहें तो आज मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं, खबरदार जो रसोई के सामान को हाथ भी लगाया तो। गांव से आई है, वहाँ का कच्चा पक्का खाना मेरी रसोई में बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, दादी ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है, आप चिंता मत करो। एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना, तो अपने हाथ का खाना भी पसंद नहीं आएगा आपको। क्या बोला तूने? अपने आप को क्या बड़ा रसोइया समझ रखा है जो ये सब बकवास कर रही है? एक तो बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई है, ऊपर से अपनी तारीफें कर रही है। निकल यहाँ से, वरना गरम करछी से हाथ जला दूंगी। अंजू की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल देती है। अंजू रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शाम को योगेश उसके लिए मिठाई लेकर आता है और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगता है। तभी रजनी आकर मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अच्छा, तो दोनों बाप बेटी अकेले अकेले मिठाई ठूस रहे हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा एक बेटा और पत्नी भी है। रजनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस अंजू के लिए मिठाई लेकर आया था। देखो जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इस लड़की पर, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। हाँ
दादी आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। अंजू अपनों के बीच रहते हुए भी पराया महसूस करती। उसकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी समझती, पड़ोसियों के सामने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती। योगेश से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक अच्छे घर के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है। लेकिन ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आती। भला मैं क्यों इसकी शादी में खर्च करूं? मुझे इससे कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका बोझ इस घर से हटे, जिसके बाद मैं सुकून से रहूं। लगता है अब मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कैसे अकेले जीऊंगी? अरे सुमन, जल्दी कड़ी बनाकर रख लो, ग्राहक खाने के लिए आएंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरे कढ़ी बनाना कोई हलवे बनाने जितना आसान है क्या? आज कढ़ी नहीं बन पाएगी। एक तो कुछ देर पहले ही दही लेकर आए हो तुम, फिर समय तो लगेगा ही ना। आप कहें तो कढ़ी बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं, बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना। मैं जल्दी ही कढ़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। ढाबे वाला और उसकी पत्नी अंजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं तो ढाबे वाला अंजू की बात मान जाता है। अंजू रसोई में जाकर अपनी दादी की सिखाई हुई विधि से कुछ ही देर में एक पतीला कढ़ी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा महक उठता है और सुमन ग्राहकों को कढ़ी चावल देती है। वाह जी वाह, कमाल की दिता, ऐनी बढ़िया और स्वादिष्ट करी तो कभी खाई नहीं मैंने। ओ परजाई जी, एक कटोरी और ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। अजी, इस लड़की की बनाई कढ़ी ने तो जादू कर दिया ग्राहकों पर। सभी 2-2 प्लेट कढ़ी चावल मांग रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। फिलहाल तुम लोगों पर ध्यान दो, मैं उसे खाना दे देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अंजू वहाँ से जाने लगती है तो दोनों पति पत्नी उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए कहते हैं। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तो तुमने तो आज हमारी अच्छी कमाई करवा दी। सच में आपको पता है, ये कढ़ी मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गयी। अंजू उन्हें अपने बारे में बताती है तो उसकी कहानी सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ अंजू के अचानक गायब होने पर रजनी योगेश को अंजू की शादी न करने के चलते भाग जाने की झूठी बात कह देती है और उसे अपनी कसम देकर अंजू को ढूंढने से मना करती है। समय बीतता है और अंजू अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर ढाबे से कमाई करके एक घर किराए पर लेती है। कुछ समय बाद योगेश और रजनी रास्ते से जाते हुए उसी ढाबे पर जाते हैं जहां अंजू काम किया करती। अंजू, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? रजनी, तुमने तो कहा था कि अंजू भाग गई। वो जी, पापा सच तो ये है कि माँ मुझे बाजार में भटकने के लिए छोड़ गई थी और अनजाने में मैं यहाँ ढाबे में आ पहुँची और यहीं काम करने लगी हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं खुद ही परेशान होकर घर से भाग जाती। बेटी, तू ये क्या कह रही है? चल घर चल अपने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में बस मेरी दादी ही मेरी अपनी थी और अब उनके बाद उनकी सीक्रेट रेसिपी बनाकर मैं इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। इतना सब हो जाने के बाद अंजू ने खुद को समझा लिया था और वो अकेले रहना सीख गई थी, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर लौट जाते हैं और अंजू उसी ढाबे पर काम करती है। शंकर मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। शंकर अपनी पत्नी कमला और बेटे राकेश के साथ रहा करता। जहां एक तरफ शंकर अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं दूसरी तरफ शंकर का आवारा बेटा इधर उधर घूमकर अपना पूरा दिन गुजार दिया करता था। अरे कमला, राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं जी, नहीं आया। मैं भी राकेश का ही इंतजार कर रही हूँ। आज जब दोपहर में मैं सामान लेकर जा रहा था तो देखा था उसे अपने आवारा दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहा था कहीं। सच में मेरे ही प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है।
मैं तो इसे कहती भी हूँ कि अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया है, अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाया कर, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे के दिन में ये कभी भी काम करेगा। छोड़ो उसकी टेंशन, आ ही जाएगा रात तक। तुम खाना निकाल दो, खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी काम पे भी निकलना है मुझे। ये लो, राकेश भी आ गया। अरे राकेश, ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से लाया है? अरे पापा, ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं, आप दूर रहिए, आपके हाथ भी बहुत गंदे हैं। ये तो अपने पिता से कैसे बात कर रहा है? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे माँ माफ करो, मैंने आपके पति को बुरा भला कह दिया। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अरे कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ। इतना बोलकर राकेश अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमला शंकर के लिए खाना लगाती है। मैंने अपने मालिक से बात की थी, वो ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे देंगे, अब मैं उससे उसकी बाइक ले लूंगा। मुझे पता है आप इसके लिए कितना सोचते हैं, लेकिन इसके संगी साथी ही इसे बिगाड़ रहे हैं। इसके दोस्तों को क्या कमला, वो तो अमीर घर के हैं, इसे ही हैसियत देकर दोस्ती करनी चाहिए थी ना। जाने दीजिए, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही समझेगा। अब नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कभी और इसे अकल आएगी। इसे अपने बूढ़े माँ बाप की मजबूरी को और गरीबी को देखना चाहिए। इसके शौक तो देखो, कहता है कहीं से भी बाइक ला के दो मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। इसके माँ बाप इसके बाइक के लिए चोरी करे, भीख मांगे, इससे इसे कोई मतलब नहीं। जी मैं भी समझ रही हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे हम समझा ही सकते हैं ना। अब अगली सुबह कमला घर का काम कर रही होती है, तभी राकेश उठकर अपनी माँ के पास आता है। माँ मुझे चाय दो, और खाने में क्या बनाया है? उठ गया तू? जरा समय देख, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। ऐसी कौन सी कमाई करता है तू जो इतना लेट उठता है? अरे माँ, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। और ये बताओ, पापा ने मेरी बाइक की कहीं बात की या नहीं? तुझे बाइक तो चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि उस बाइक को खरीदने के लिए तेरे माता पिता चोरी करेंगे? क्या माता पिता होने का फर्ज आपसे निभाया नहीं जा रहा है तो आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं? चला जा घर से, हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। कमला, इसे कह दो कल तक इसकी बाइक आ जाएगी, उठकर कलेश ना करे। जी आप इसे सर पर मत चढ़ाइए, आपकी जो पुरानी स्कूटी रखी है वो चलाएगा ये। मैं क्यों चलाऊं उस खटारा को, और वो भी नई नहीं है। पापा ने भी तो वो सेकंड हैंड खरीद रखी है, और मुझे अपना कुछ चाहिए, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ना जाने अपने माँ बाप को कितना कमा कर देता है। कमला, उससे बहस मत करो, कल इसकी बाइक आ जाएगी, ला दूंगा मैं। राकेश हर वक्त अपने माता पिता से लड़ता ही रहता, उसे सिर्फ दिखावे की दुनिया पसंद थी, और शंकर भी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने में लगा था। अब शंकर अगले ही दिन अपने बेटे के लिए एक नई बाइक लाकर देता है। सच में पापा, आपने मेरे लिए बाइक खरीदी? सच में आप कितने अच्छे हैं। अब तो मैं इसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। देखा, इसकी इच्छा पूरी हुई तो पापा कितने अच्छे हो। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या ही हो गया है, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाए? कुछ पैसे मैंने अपने मालिक से लिए हैं और अपनी पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटर बेच दी। लेकिन क्यों? वो तो आपको आपकी जान से भी प्यारी थी ना, तो फिर आपने उसे क्यों बेचा? हाँ मुझे पता है कमला, वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी और उसे मैं कभी बेच नहीं सकता था, लेकिन मजबूरियों के आगे मुझे झुकना पड़ा। आप वाले गुण हमारे राकेश में क्यों नहीं आए? मैं तो उसे देख कभी कभी सोचती हूँ, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? हमें खाने पीने को कुछ देगा भी या नहीं? नहीं नहीं कमला, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए मुझे। उम्र तो ऐसी होनी चाहिए जो हंसते खेलते बीत जाए। राकेश इधर बाइक पाकर बहुत खुश था, लेकिन शंकर के सर कर्जा आ गया था। अब वो सोच रहा था कि कैसे उन कर्ज को चुकता करे। आज थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो तुम खाना खा के सो जाना। अब शंकर अपनी सेठ की दुकान पर पहुंचकर बालू सीमेंट सब लोड करके निकल जाता है।
मैं आज ही बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। आराम करना है? थक गया हूँ। ये लड़का तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता। कमला शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शंकर को घर लाया जाता है। शंकर की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कमला बहन, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास फोटो है इस बाइक की जिसके कारण ये सब हुआ है, और मैंने पुलिस को दे दी है, वो पता लगा रही है। ये तो मेरी बाइक है और ये मैं अपने दोस्तों को देकर आया था, यानी कि उन्होंने नहीं। पुलिस भी कमला और राकेश को इस केस के बारे में बताती है, तो उसमें भी राकेश के ही बाइक और उसके दोस्तों का जिक्र होता है। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं बाइक के लिए जिद करता और ना ये सब कुछ होता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अपने माँ बाप पर इतना बोझ मत डाल। अपने पिता को मार डाला तूने राकेश। अब कुछ समय बाद ही राकेश काम पर जाता है, जो काम उसके पिता कर रहे थे। तुम ये कर पाओगे काम, लेकिन इस महीने की पगार तुम्हें कम मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बाइक लेने के लिए उधार लिया था मुझसे और अपनी स्कूटर भी बेची थी। मैं सब कर लूंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो स्कूटर कहाँ है? मेरे पास ही रखा है, क्या तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मुझे वो वापस सही सलामत चाहिए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 35,000 रुपए देने पड़ेंगे, और तो और नगद पैसे चाहिए मुझे, वरना मैं स्कूटर को कहीं और बेच दूंगा। राकेश अपने पिता की जगह ठेला चलाकर लोगों के घर घर जाकर सीमेंट, बालू, गिट्टी पहुंचाया करता था और खुद मेहनत भी कर रहा था। माँ, पानी पिला दो। माँ, कहाँ हो आप? ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? खाना खाया था? हाँ माँ, खा लिया था। आप कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बता, क्या हुआ? माँ, आपको पता है पापा ने अपनी सेकंड हैंड स्कूटर मेरे जिस बाइक के लिए बेची थी ना, उसी बाइक ने पिताजी की जान ले ली। पर आज मैंने उस स्कूटर को सेठ जी के यहाँ देखा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये स्कूटर वापस चाहिए, तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्या वो मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। तेरे पिता और मैं तुझे कहते थे ना बेटा, समझ, सब अपने नहीं है यहाँ पर। माँ, मैंने अपना फोन, अपनी घड़ी सब बेच दिया और पापा की स्कूटर वापस घर ला दी है। तूने ये सब क्यों बेचा? तूने ये सब खरीदवाने के लिए कितना हंगामा किया था। लेकिन अब तो मैं समझ चुका हूँ ना, सामान से ज्यादा इंसान की वैल्यू होती है, और पापा ने भी तो अपने सपनों को मारा था ना। देर से ही सही, लेकिन राकेश को समझ आ चुका था कि उसके पापा ने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया, लेकिन राकेश अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।